कर दिया है? ना तेरा देखे ले गई जगती है नी मुन्ना, मैं क्या जगती है नी मुन्ना, जगती है नी मुन्ना। स्टार्ट है। बढ़िया बढ़िया। क्या हाल चाल है? जगती है नी मुन्ना, मैं क्या जगती है नी मुन्ना, जगती है नी मुन्ना। आवाज परफेक्ट आ रही है? चलिए 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 शुरुआत करें। शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर का, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत करते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज एकदम परफेक्ट आ रही है? बढ़िया जी, बढ़िया 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 बढ़िया। शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर की। अगर मेरी आवाज एकदम सही आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दो। अगर मैं एकदम सुंदर दिखाई दे रहा हूं तो एक बार थम्स अप कर दो। फिर हम आज की कक्षा की शुरुआत करेंगे, आज की इस कक्षा का शुभारंभ करेंगे। बढ़िया आ रही है? परफेक्ट है? परफेक्ट है? सही है? सही है। वो चैट पब्लिक नहीं करी है ना अभी। ये चैट पब्लिक कर दो, ये लॉक कर दो। सही है, अब आएंगी। अब करेंगे वो। आ रही है? चलिए चलिए, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। परफेक्टो है, परफेक्टो है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए चलिए, आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, है ना? एक टॉपिक हमारा रह गया था जो कि था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। वो टॉपिक हम कर लेते हैं ना। पहले वो एक क्वेश्चन था जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला था, वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम आगे आज के इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। हाँ, होमवर्क दिया था, याद है मेरे को। होमवर्क दिया था, याद है मेरे को। चलिए, तो पिछले चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था हैशटैग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपके पिछले चैप्टर का है, जिसको हम यहां पे कवर करते हैं पहले, फिर हम नए चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। देखो मेरी जान, क्या होता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? एक बोट है, ठीक है? एक बोट है, मान लो ये हमारी बोट है, प्यारी सी बोट। इस बोट की जो स्पीड है वो मान लो है x मीटर पर सेकेंड। मान लो ये बोट भागे जा रही है और स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी होता है ना, रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी, कुछ नहीं है, स्पीड नहीं है, पानी बह नहीं रहा है, तो ये क्या है? स्टिल वाटर है। और जब स्टिल वाटर होता है ना, जब स्टिल वाटर होता है ना, तो पानी की स्पीड कुछ नहीं होती, ठीक है? पानी बह नहीं रहा है, वरना पानी बहता रहता है ना नदियों में, ऐसा नहीं है। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें आपसे पूछूं मैं, स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, तो आप कहोगे भैया पानी की तो कोई स्पीड नहीं है, पानी तो बह नहीं रहा है, तो स्पीड ऑफ बोट जो होगी वो x मीटर पर सेकेंड ही होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो बहुत आसान सी चीज थी। अब अगर हम बात करें कि मान लो जो पानी है, मान लो जो पानी है वो इस तरफ बह रहा है, पानी जो है वो इस तरफ बह रहा है, बह रहा है तो पानी की कुछ स्पीड होगी। मान लो जो स्पीड ऑफ वाटर है, जो वाटर की स्पीड है, वो मान लेते हैं, वो मान लेते हैं, वो मान लेते हैं वाटर, या फिर हम इसको ना स्ट्रीम कहते हैं, ये जो चलती हुई आ रही है इसे कहते हैं हम स्ट्रीम। तो मान लो जो स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है वो है
टी मीटर पर सेकेंड। वो क्या है? टी मीटर पर सेकेंड है। जो बोट है बेचारी वो अभी भी इधर भाग रही है एक्स मीटर पर सेकेंड से। तो बोट की स्पीड जो है, जिस स्पीड से बोट भागना चाह रही है वो एक्स मीटर पर सेकेंड है, पर स्ट्रीम जो है वो इसको पीछे भेज रही है टी मीटर पर सेकेंड से। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट अब नेट क्या होगी? भाई जब पानी चल रहा नहीं था, पानी रुका हुआ था, तो स्पीड ऑफ बोट जो थी, जो दिख रही है वही थी। स्पीड ऑफ बोट क्या थी? जो दिख रही है वही स्पीड ऑफ बोट थी। बट मेरी जान अगर पानी भी बह रहा है तो अब ध्यान से देखना, विजुअलाइज करना। अगर हम दूर से देखें, अगर हम इस केस को दूर से देखें तो ऐसा लग रहा है अच्छा जी एक्स मीटर पर सेकंड से हमारी बोट जो है वो भाग रही है। इस वाले केस को अगर हम दूर से देखें, दूर से एक बंदा देख रहा है, पानी इस तरफ बह रहा है, बोट इस तरफ जा रही है। क्या बोला मैंने? ध्यान से देखियो, पानी इधर जा रहा है, बोट इधर जा रही है, पानी इधर जा रहा है, बोट इधर जा रही है। बोट x मीटर पर सेकंड से आगे जाना चाह रही है, बोट x मीटर पर सेकंड से आगे जाना चाह रही है, पर पानी उसको पीछे खींच रहा है। कितने से? t मीटर पर सेकंड से पीछे खींच रहा है। बोट आगे जाना चाह रही है x मीटर पर सेकंड से, पानी उसको पीछे खींच रहा है t मीटर पर सेकंड पे। तो अब नेट स्पीड क्या हो गई? x से जाना चाह रही थी पर t हट गई, x से जाना चाह रही थी पर t कम हो गई, x से जाना चाह रही थी पर t कम हो गई, तो x माइनस टी मीटर पर सेकंड, ये हो गई हमारी स्पीड ऑफ बोट। इस केस को दुनिया वाले कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्यों कहा जाता है मेरी जान? इसे अपस्ट्रीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी को काट के ऊपर जाना चाह रही है, पानी इधर जा रहा है पर ये ऊपर जाना चाह रही है, तो इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। अगर मान लो पानी भी इधर बह रहा है, स्ट्रीम भी इधर जा रही है, कितने से? टी मीटर पर सेकंड से स्ट्रीम भी जा रही है, और जो बोट है वो भी इधर जा रही है x मीटर पर सेकंड से। तो अब कोई मेरे को बता सकता है क्या कि नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? अब कोई मेरे को बता सकता है क्या नेट स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? अरे बता दो। सूर्यांश कह रहा है ब्रह्मास्त्र आ गया। फाइनली औरों को भी आ जाएगा। बहुत प्रॉब्लम चल रही है मेरी जान, वो एक अलग ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आ जाएगा, लगे हुए हम। भैया वॉइस कम आ रही है, वॉइस ना मेरी बैठ गई है भाई, मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूं यहां से, अब सही आएगी तुम्हें। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई? बोट इधर जाना चाह रही थी x मीटर पर सेकंड से, पानी भी उसे फेंक रहा था आगे t मीटर पर सेकंड से, तो नेट स्पीड क्या हो गई? x और t मिल गए और बहुत तेज भागने लग गई, तो कितनी हो गई? x प्लस टी मीटर पर सेकंड। और इस केस को कहते हैं अपन डाउनस्ट्रीम। इस केस को कहते हैं अपन डाउनस्ट्रीम। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको वैसे मैंने उल्टा बना दिया, डाउनस्ट्रीम जो होता है एक तरह से, इसको ना याद भी ऐसे रखो कि डाउन आ रही है ना, याद भी ऐसे रखो कि इधर बह रही है, इधर बह रहा है टी मीटर पर सेकंड से स्ट्रीम, और बोट भी नीचे जा रही है x मीटर पर सेकंड से। तो पानी के साथ साथ गो विद द फ्लो, तो ये हो गया डाउनस्ट्रीम। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये होता है हमारा। भैया बहुत तेज आ रही है वॉइस, एक तो तुम्हारा यार नखरे, ये नहीं कि पढ़ाई कर लूं। तो ये था तुम्हारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट। अभी क्या बताया? कॉन्सेप्ट। स्टिल वाटर में स्पीड x ही रहेगी। अगर पानी काट के जा रही है, पानी इधर बह रहा है, वो इधर जाना चाह रही है, तो x माइनस टी मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्पीड, और वरना अगर साथ में गो विद द फ्लो हो रहा है तो x प्लस टी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो डाउनस्ट्रीम इज गो विद द फ्लो। डाउनस्ट्रीम को ऐसे याद रखो, गो विद द फ्लो। जिस तरफ पानी उसी तरफ बोट भाग रही है, तो गो विद द फ्लो हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता था? मैं क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं। क्वेश्चन क्या कहता था? अभी नया चैप्टर शुरू नहीं हुआ है मेरी जान, अभी क्वालिटी की देख रहे हैं। बोला जा रहा है स्पीड ऑफ बोट जो है इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमें दिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बहुत बढ़िया। इट कैन गो 15 किलोमीटर, इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम
and 22 kilometer downstream in 5 hours. 5 घंटे में हो सकता है. Find the speed of stream. Find the speed of stream. ये हमारा क्वेश्चन कहता है. ये हमारा क्वेश्चन कहता है. ये क्या कह रहा है? रिकॉर्डेड. क्या टाइम हो रहा है तेरे घर पे? 9:25 हो रहे हैं ना. यहाँ क्या टाइम दिख रहा है? 9:24, 9:25 हो रहे हैं. कैसे रिकॉर्डेड हो सकता है? लॉजिक लगा मेरी जान. लॉजिक लगाओ यार. कुछ भी मतलब सुबह से हम पता है तुम्हें पता है इससे पहले क्या क्या कराया हमने हैं? खाना भी नहीं खाया अभी यार. प्रशांत भाई को बोला था खाना भेज देना पर नहीं भेजा. ऐसे तो आपके प्रशांत भैया. तो क्या हुआ था पता है? सुबह 5:30 बजे वाली क्लास थी आपकी 9th वाले बच्चों की. ठीक है, उस समय दिगरा सर की भी एक क्लास थी. फिर उसके बाद हमने साइंस स्ट्रीम जो है आपकी क्लास 11 12 की, तो क्लास 11 12 की साइंस स्ट्रीम लॉन्च हो चुकी है. उनका ओरिएंटेशन सेशन, ह्यूमैनिटीज वालों का, कॉमर्स वालों का 45 मिनट का हमने ओरिएंटेशन सेशन वहां करवाया. उसके बाद ये क्लास हो गई शुरू. इस बीच में कुछ नहीं खाया. सुबह खाया था 1 बजे कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट्स. ये चल रहा है और ये कह रहा है रिकॉर्डेड दे रही है भैया. टाइम नहीं देख रहा है. मजाक की भी कोई हद होती है मेरी जान. मजाक की भी कोई लिमिट होती है? चलो तो स्पीड ऑफ बोट इन सिल्वर. अब देखो अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे. कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया. जैसे कॉन्सेप्ट बताया वैसे वैसे सॉल्व करो. क्या बोला मैंने? देखो सबसे बोला है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है. मतलब टी की वैल्यू जी है जो दी हमें 8 किलोमीटर पर आवर दी है. टी मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्पीड इन स्टिल वाटर जो है वो ये है. स्टिल वाटर पे जो हमने टी बोल देते हैं हम उसे कह दिया 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अगर 8 किलोमीटर पर आवर जो है ये स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में है. मान लेते हैं स्पीड नहीं स्पीड ऑफ बोट जो होती है वो टी को ही होती है. क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स जो है वो हमें दिया है 8 किलोमीटर पर आवर है ना. एक्स दिया है हमें. एक्स दिया ना 8 किलोमीटर पर आवर. एक्स स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. तो स्टिल वाटर की जो हमें स्पीड दी है एक्स वो दिया हुआ है हमें 8 किलोमीटर पर आवर. एक्स की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर है. अब मान लेते हैं अपन लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो टी मान लेते हैं. स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है उसे मान लेते हैं अपन वो है टी किलोमीटर पर आवर. एक्स दिया हुआ था टी मानना है और हमें फाइंड भी टी करना है. स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब टी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अपस्ट्रीम जाती है कितना? 15 किलोमीटर. तो कुछ नहीं देखना आगे. क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे. जितना इतना देखे जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में पढ़ के आगे सॉल्व करेंगे. तो अगर मैं अपस्ट्रीम वाला केस लूं तो अपस्ट्रीम में क्या होता है मेरी जान? आपको याद है अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो क्या होती है? एक्स से जाना चाह रहा था टी पीछे चला गया. तो 8 से जाना चाह रहा था टी पीछे चला गया. इतनी होती है स्पीड है ना. इतनी होती है स्पीड. डिस्टेंस कितना कवर करना है? क्वेश्चन में कितना दिया है? डिस्टेंस जा रहा है 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है. तो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर. तो अगर मैं आपसे पूछूं टाइम कितना लगेगा तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. भाई स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन है तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम यूज होता है. तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है हमारा 15 और स्पीड है हमारी 8 - टी. इतना टाइम आर में इसको लग रहा होगा अपस्ट्रीम जाने के लिए. अब अगर मैं आपसे पूछूं डाउनस्ट्रीम के बारे में, हैशटैग डाउनस्ट्रीम के बारे में बात करूं मैं, तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो रहा होगा मेरी जान? स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स से जाना चाह रही थी, फ्लो के साथ साथ टी भी मिल गया. तो एक्स प्लस टी मतलब 8 + टी इतनी स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना कवर करना है? इसने बोला है 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है. तो 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. तो इसको जैसे मान लो इसका टाइम हमने T1 बोला तो इसको अगर हम T2 बोले तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 8 + टी. इतने घंटे लग रहे हैं. तो अभी मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं और मैंने बहुत सारा सॉल्यूशन कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे को शोभित भैया ने सिखाया कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो जब भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा मेरी जान ध्यान से सुन. सबसे पहले क्या करना है? जो गिवन है वो लिख लिया, जो नहीं गिवन है वो मान लिया. स्ट्रीम नहीं दी थी हमने टी मान ली. फिर हमने अपस्ट्रीम के बारे में बात करी. तो अपस्ट्रीम में क्वेश्चन में दिया था 22 किलोमीटर है ना. हमें पता था स्पीड इतनी लगेगी, डिस्टेंस इतना था, टाइम लिख लिया.
फिर डाउनस्ट्रीम में हमें पता था स्पीड कितनी होगी, ये हमें पता है ना, क्यों? क्योंकि अभी शोभित भैया ने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया, थोड़ी देर पहले शोभित भैया ने बताया कि अपस्ट्रीम में क्या रहता है और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या रहती है। तो वही स्पीड हमने लिख दी, डिस्टेंस गिवन था तो टाइम लिख दिया। अब क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इट कैन गो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम लग रहा है इसको 5 घंटे। मतलब T1 प्लस T2 जो लग रहा है इसको, वो लग रहा है 5 घंटे। T1 की वैल्यू है 15 अपॉन में 8 माइनस टी, प्लस T2 की वैल्यू है 22 अपॉन में 8 प्लस टी, और इसकी वैल्यू आ गई 5 के बराबर। ये हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको सॉल्व कर लोगे आप। कुछ नहीं, एलसीएम लो, सॉल्व करो। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारा आधा टाइम तो इसी में रहता है। वॉइस कम आ रही है, वॉइस लो आ रही है, लिख लो इसे जल्दी, चलो लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी। चलिए चलिए, भैया आपने गलती से मुझे क्या क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। भैया आज प्री बोर्ड था, बेकार गया। कोई बात नहीं, एनालिसिस करियो। जो भी क्वेश्चंस गलत करे हैं उन क्वेश्चंस को देखियो क्यों गलत हुए, उन टॉपिक्स को सामने लिख लियो और अगले 10 दिन के अंदर उन टॉपिक्स को वापस स्ट्रॉन्ग कर लियो। ये करेगा तो असली वॉरियर है, वरना नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कर लिया तो असली वॉरियर है, वरना नहीं है। गलती हो रही है कोई बात नहीं, गलती रिपीट हो रही है वो गलती है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। तो ये क्वेश्चन थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1-2 क्वेश्चन और थे तुम्हारे, जैसे एक लास्ट, सेकंड लास्ट, तुम स्लाइड में देखना, ये स्लाइड मैंने दे रखी है ऐप पे, उन स्लाइड में देखना। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो था वो था सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। उन दोनों का हिंट मैं तुम्हें दे रहा हूं। देखो, एक होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो जैसे 2 और 3 ये कॉन्जिक्यूटिव है, जैसे 1 और 2 ये कॉन्जिक्यूटिव है। तो अगर एक को मैं x मानूंगा तो दूसरा क्या होगा, कोई बता सकता है? एक को अगर मैं x मानूंगा तो दूसरा क्या है? x में एक ऐड हो गया तो x + 1। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो एक के बाद एक वाले जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात आएंगी तो हम मान लेंगे एक अगर x है तो दूसरा जो होगा वो होगा x + 1। क्या मेरी बात समझ में आई? ये होता है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन तुम कर लोगे, बस मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। दूसरा है, अगर खाली 2 नंबर्स की बात करी है, खाली 2 नंबर्स की अगर बात करी है तो 2 नंबर तो तुम कुछ भी मान सकते हो, है ना? 2 नंबर्स तो तुम कुछ भी मान सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव है तो x और x + 1, और अगर कोई भी 2 मानने हैं तो x और y मानोगे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखा है, एक के बाद एक नहीं लिखा है। ठीक है भाई, पता नहीं यार, कुछ तो है। ठीक है, खाना लिया है भाई? भाई तो मेरे दोस्त है भाई, आज भाई सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, आज इतनी मेहनत कर रहे राजस्थान में। ठीक है भाई, थैंक यू यार, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। लीक होएगा, थैंक यू भाई। तो आज इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, कंटिन्यूअस ओरिएंटेशन वगैरह, शूट वगैरह, क्लासेस वगैरह, तो भाई थक गए होंगे। थैंक यू भाई, खाओ यार भाई, तुम मेरे असली दोस्त हो भाई यार, भाई तुम मेरे असली दोस्त। भाई परेशान मत करना अपने शोभित भैया को, खा लेने देना थोड़ा सा यार। ठीक है भाई, थक गए हैं आज यार, थक गए हैं सब, है ना? थैंक यू भाई, थैंक यू। पैसे दे देते तो थोड़ा सा पैसा, ये देख लिया है पैसे की बात। ले ये खा ले, ये जो मिलता है ना बैग के अंदर, ये खा ले चल। चलो तो देखो मेरी जान, कोई भी नेचुरल नंबर मानने हैं तो x और y मानेंगे, कॉन्जिक्यूटिव मानने हैं तो x और x + 1 मानेंगे। इतना समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पढ़ा दो भैया। चलिए, तो ये हो गए अपने सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन का हिंट। अब हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है जी, ठीक है जी, शुरुआत करते हैं।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सबसे पहले इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एक चीज मैं आपको यहां पे बताऊं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को प्यार से हम एपी भी कहते हैं। ठीक है, एपी ढिल लो, तो इसको हम प्यार से एपी भी कहते हैं। चलिए 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 चलिए, पी के गैंग हो पी। चलिए, तो अब अगर आप बात करें एपी होता क्या है, एपी की डेफिनेशन क्या होती है भैया? एपी है क्या? एपी 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 बहुत सुन रहे हैं, एपी है क्या? तो एपी इज अ सीक्वेंस, एपी इज अ सीक्वेंस in which each term is obtained by adding a fixed term to the previous term, क्या लिख दिया भैया अंग्रेजी में आपने? समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मेरे को भी नहीं आ रहा, तुम्हें कहां से आ जाएगा? मेरे को ही नहीं आ रहा। तो अंग्रेजी किसको समझ में आई है? तो एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है एक सीक्वेंस इन विच अगली टर्म पिछली में कुछ ऐड होके बन रहा है, फिर उससे अगली इस वाले में कुछ और ऐड होगा, उससे अगली इस वाले में कुछ और ऐड होगा, उससे अगली इस वाले में कुछ और ऐड होगा। तो ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड टर्म टू द प्रीवियस टर्म। वो जो टर्म है ना जो हर एक में ऐड हो रही है वो भी फिक्स्ड है। जैसे मान लो पहली टर्म है 2, और मान लो हमसे बोल दिया जो फिक्स्ड नंबर है, फिक्स्ड टर्म नहीं, फिक्स्ड नंबर, तो हर एक में फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, हर एक में फिक्स्ड नंबर ऐड हो। जो फिक्स्ड नंबर है वो मान लो वो है 3, जो फिक्स्ड नंबर है वो हमें दे रखा है 3। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बोला जा रहा है कि अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म। तो प्रीवियस वाली में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे, तो में 3 ऐड करें 5 मिला। इससे अगली चाहिए तो इसमें 3 ऐड करेंगे, तो 5 में 3 ऐड करें तो 8 मिला। इससे अगली चाहिए तो वापस से 3 ऐड करेंगे, क्योंकि ये फिक्स नंबर जो है चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा। 2 के आगे वाली चाहिए थी 3 ऐड करा, फिर 5 से अगली चाहिए थी तो वही फिक्स नंबर ऐड करा, 8 से अगली चाहिए तो वापस वही फिक्स नंबर ऐड करा तो 11 आ गया, 11 से अगली चाहिए तो वापस से वही फिक्स नंबर ऐड करा 14 आ गया। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं, और ये जो आगे बढ़ते बढ़ता सिलसिला चलता रहता है इसे हम कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसे हम कहते हैं, भैया खा लो, खाऊंगा मेरी जान, खाऊंगा। अब मैं अगर खाने लग गया तो तुम्हारा लेट हो जाएगा ना। कोई नहीं, मैं खा लूंगा। अरे मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं, खा लूंगा। अभी तुम्हें पढ़ा दूं, बीच में जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं खा लूंगा बीच बीच में, ठीक है? देखो तो क्या कहा जा रहा है कि एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें हर एक टर्म जो है वो पिछली में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके कर रहे हैं। ये फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, एक फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है। ये जो फिक्स्ड नंबर होता है ना मेरी जान, इस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल डी से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये एक एपी है, ये हो गई हमारी एपी की पहली टर्म A1, ये दूसरी टर्म A2, इस तरह से लिखते हैं, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म A3, चौथी टर्म A4, पांचवी टर्म A5। इस तरह से ये मान लो n नंबर तक जा रहे हैं, तो लास्ट हो गई AN। तो इस तरह से जो होता है हमारा एक एपी जो है वो आगे बढ़ता रहता है। A1 A2 A3 A4 इस तरह से ही होता है। अच्छा मेरी जान एक बात समझो, मेरी बात समझो। क्या आप बता सकते हो कि अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूं, 5 में से 2 माइनस करा 3 मिला, बहुत बढ़िया, तो मैं A2 माइनस A1 कर दूंगा। अगर मैं 8 में से 5 माइनस करूं तो भी तो 3 मिल रहा है, तो मैं A3 माइनस A2 कर दूंगा। अगर मैं 11 में से 8 माइनस करूं तो भी तो 3 मिल रहा है, तो मैं A4 में से A3 माइनस करूंगा। अगर मैं 5 में से 4 माइनस कर दूं तब भी तो ये मिल रहा है। अगर मैं 6 में से 5 माइनस कर दूं तब भी तो ये मिल रहा है। तो ये तो क्या हो रहा है? ये जो कॉमन डिफरेंस है
ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये कुछ नहीं है, पर ये क्या है, ये है अगला माइनस पिछला। तो अगले में से पिछला माइनस करो, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आता रहेगा। अगले में से पिछला माइनस करो, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आता रहेगा। तो अगले में से पिछला हमने माइनस करा और तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ये होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं सोचना, अगला माइनस पिछला। क्या करोगे? अगला माइनस पिछला। भाई 2 में से 1 माइनस करा या फिर 3 में से 2, सारे के सारे सेम आएंगे। ऑल कॉमन डिफरेंस आर सेम। क्या बोला मैंने? ऑल कॉमन डिफरेंस आर सेम। ऑल कॉमन डिफरेंस आर सेम। अगर कोई एक एपी है तो हर एक पूरी एपी में सारे कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे। एपी में सारे के सारे कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू अगला माइनस पिछला, ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब अगली बात करते हैं अपन जनरल फॉर्म ऑफ एपी की। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मान लो मैंने पहली जो टर्म है A1, इसको नाम मान लो हमने A दे दिया, तो क्या कोई मेरे को बता सकता है कि अगली जो टर्म होगी वो क्या होगी? मान लो ये A है, तो A में क्या ऐड करें जिससे ये बन जाए? तो A में ये कॉमन डिफरेंस D तो है, तो A में D ऐड करा तो ये बन गया। इससे अगली चाहिए तो वापस से D ऐड करो, तो A प्लस D में D ऐड, मतलब A प्लस 2D, मतलब A प्लस 2D। A प्लस 2D में वापस से D ऐड, तो A प्लस 3D। तो इस तरह से हमारी जो कॉमन, जो हमारा जनरल फॉर्म बन रही है वो क्या बन रही है? A, क्या बन रही है? A प्लस D। A प्लस D में वापस D ऐड करेंगे तो थर्ड मिल जाएगी A प्लस 2D। उसमें वापस ऐड करेंगे तो फोर्थ मिल जाएगी A प्लस 3D। उसमें वापस ऐड करेंगे तो फिफ्थ मिल जाएगी A प्लस 4D एंड सो ऑन। ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अरे क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। तो ये होता है हमारा, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये हमें याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो अभी तक हमने एपी में क्या पढ़ा? ये पूरा बोर्ड तो भर दिया पर है कुछ नहीं। एपी की डेफिनेशन समझ में आ गई। पिछली में कॉमन डिफरेंस ऐड करो, अगली बन जाएगी, फिर वापस ऐड करो, अगली। ये इस तरह से बनता है। कॉमन डिफरेंस मतलब अगला माइनस पिछला, ये याद रखना है। कॉमन डिफरेंस मतलब अगला माइनस पिछला, सारे अगले माइनस पिछले बराबर होंगे, सारे के सारे अगले माइनस पिछले बराबर होंगे। और जनरल फॉर्म ऑफ एपी, अगर पहली टर्म ए है तो दूसरी मिलेगी ए प्लस डी, इसमें डी ऐड करेंगे तो मतलब ए प्लस 2D, ये तीसरी, इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3D। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, और आपसे बोलूं कि बताओ इसको सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो बताना। मान लो कोई एक एपी है जिसकी पहली टर्म ए हमें दे रखी है 4 और उसका कॉमन डिफरेंस डी हमें दे रखा है 3। तो फाइंड दी एपी। तो फाइंड दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की पहली 4 टर्म्स बताओ क्या होंगी? जल्दी 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 जल्दी। एपी की पहली 4 टर्म्स क्या होंगी बताओ? खा लो भैया। अरे खा लूंगा मेरी जान, खा लूंगा। अरे मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि तुम्हारा सिलेबस सही से कवर हो, ठीक है।
मैं बीच में खाने लग जाऊंगा फिर तुम्हें डिस्टरबेंस होगी। चलो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के बीच बीच में खा लूंगा, ठीक है, क्वेश्चन के बीच बीच में खा लूंगा। क्वेश्चन के बीच बीच में खा रहा हूं, ये कवर करो, चलो खा रहा हूं। लेके भी तो क्या आए हैं ये, पता नहीं। कुछ तो भारी भरकम है। फुल मिर्ची और पानी नहीं है, यहाँ नहीं है पानी। पहली चार टर्म चाहिए तो क्या क्या होंगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ए क्या है 4, ए प्लस डी मतलब 4 प्लस 3, ए प्लस 2d मतलब 4 प्लस 2 इंटू 3, ए प्लस 3d मतलब 4 प्लस 3 इंटू डी। तो ये हो गया 4, 7, 6 और 4 10, 9 प्लस 4 इज 13। तो ये जो है हमारी एपी होगी, ये जो है हमारी ये एपी होगी। क्या भैया कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो कोई एक एपी है जिसकी 4 है पहली टर्म, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहली है 4, अगली होगी 4 प्लस डी मतलब 4 माइन ए प्लस डी होगा ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ए है 4, ए प्लस डी मतलब 4 प्लस -1, ए प्लस 2d मतलब 4 प्लस 2 इंटू -1 एंड सो ऑन। तो 4, 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी एपी चलती रहेगी। तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सारे के सारे वैल्यूज हो सकती है हमारी कॉमन डिफरेंस डी की। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए, तो ये हमने एपी का बेसिक सी चीज समझ ली। बताओ दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। सोचो, अभी इतना सब पढ़ा है मैंने एपी का, कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करो। भैया ये क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में आया था, अभी तो बोर्ड्स में भी आएगा। चलो देखो, हमसे बोला जा रहा है के की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये और ये, दीज आर द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। मतलब एपी की एक के बाद एक वाली टर्म है। कौन कौन से दिए? के प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7। हमें बोला गया ये एपी में कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होती है? कोई मेरे को बता सकता है? कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होती है, बताएगा कोई? जब उसका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। क्या बोला मैंने? कोई भी सीक्वेंस एपी में जब होगी जब सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो ये क्या है? ये है एपी की पहचान, ये है हमारी एपी की पहचान। इसको ध्यान रखना मेरी जान। तो एपी को पहचानने का सिंपल सा रूल है कि सारे कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे। ये ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो, बड़ा बड़ा। ये कुछ काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है। एपी का मतलब ऑल कॉमन डिफरेंस आर
सेम, सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो एपी का मतलब सारे के सारे कॉमन डिफरेंसेस सेम होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एपी का मतलब सारे कॉमन डिफरेंसेस बराबर होंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगला माइनस पिछला। मतलब 2k माइनस 1 में से अगर मैं k प्लस 9 माइनस करूं तो ये बराबर होगा 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1 के। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? मान लो ये पहली टर्म है a1, दूसरी टर्म है a2, तीसरी टर्म है a3, तो a2 माइनस a1 जो होगा वो बराबर होगा a3 माइनस a2 के। मैंने यही तो लिखा है। अगला माइनस पिछला बराबर होगा अगला माइनस पिछला के। तो a2 माइनस a1 जो है ये बराबर होगा a3 माइनस a2 के। तो सारे अगले माइनस पिछले बराबर होंगे। बस करो, खोलो। तो 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 बराबर 2k प्लस 7, 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज, एक 2k से एक 2k गया, ये माइनस 2k इधर जाएगा तो बन जाएगा 2k माइनस k, 2k माइनस k, ये 2k इधर जाएगा प्लस 2k माइनस k, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10, ये माइनस 10 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 10, और 7 प्लस 1 हो गया 17, वो 8, 7 प्लस 1 17, वाह शोभित। तो k बराबर आ गया 18, ये हमारा आंसर है। तो k की वैल्यू आ गई 18, ये हमारा आंसर है। तो एपी पहचानने का सिंपल सा रूल, एपी पहचानने का सिंपल सा रूल कि सारे के सारे कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? ऑल कॉमन डिफरेंस आर सेम। सिंपल सा रूल है, सिंपल सा। ठीक है, जब भी एपी बोली जाए कॉमन डिफरेंस बराबर कर दो। जब भी एपी बोली जाए कॉमन डिफरेंस बराबर कर दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ एपी। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में ना बहुत हलवे हलवे सवाल है, ऐसे कि ये ए है, ये कॉमन डिफरेंस है, बताओ एपी क्या होगी। ये एपी है तो बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। वो तो तुम्हें समझ में आ ही गया। तो हम ज्यादा बिल्कुल बेसिक सवाल में ले जाएंगे जो पूछे ही नहीं जाते। हम उन सवालों पे जाएंगे जो पूछे जाते हैं। उसे तो लीक करना कहते हैं, बोल दिया, सॉरी। तो पॉइंट इज कि आपको वो सारी चीजें करवाई जाएंगी जो आने वाली है। फालतू पढ़ने की छोटी मोटी चीजें वो तो मैंने बता दी ना इंट्रोडक्शन में। अब आते हैं हम nth टर्म ऑफ एपी पे। चलो चलो, nth टर्म ऑफ एपी देखो मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहली टर्म जो होती है वो होती है ए, ये हमें पता है। दूसरी टर्म जो होती है वो होती है ए प्लस डी। तीसरी टर्म क्या होती है? ए प्लस 2d। चौथी टर्म क्या होती है? ए प्लस 3d। पांचवी टर्म क्या होती है? ए प्लस 4d। इसको अगर मैं ये कर दूं, इसको अगर मैं ये कर दूं, क्या मैं 2 को 3 माइनस 1 लिख सकता हूं? क्या मैं 2 को 3 माइनस 1 लिख सकता हूं इंटू डी? लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। क्या मैं 3 को 4 माइनस 1 लिख सकता हूं इंटू डी? भाई 3 को 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं 4 को 5 माइनस 1 लिख सकता हूं इंटू डी? भाई 2d को 3 माइनस 1 लिख दिया, मेरी मर्जी, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, पर मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिख दिया। यहां पे 3d लिखा हुआ था, मैंने 3 को 4 माइनस 1 कर दिया। यहां 4d लिखा था, मैंने 5 माइनस 1 कर दिया। तो देख रहे हो मेरी जान एक पैटर्न, एक पैटर्न देख रहे हो, एक पैटर्न देख रहे हो। यहां पे 1d है तो 1d को मैं 2 माइनस 1 भी लिख सकता हूं। तो एक पैटर्न देख रहे हो, एक पैटर्न देख रहे हो, एक पैटर्न देख रहे हो। a 2 चाहिए तो 2 माइनस 1d, 3 चाहिए तो 3 माइनस 1d, 4 चाहिए तो 4 माइनस 1d, 5 चाहिए तो 5 माइनस 1d। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं a 6 चाहिए तो आप कहोगे a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। मैं कहूंगा आपको a 10 चाहिए तो आप कहोगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। मैं कहूंगा आपको a 1000 चाहिए, मतलब 1000 टर्म चाहिए। a1 मतलब पहली टर्म, a2 मतलब दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, 10वीं टर्म, 1000वीं टर्म चाहिए तो a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। मैं आपसे कहूं मेरे को a 500 या 5021वीं चाहिए तो आप कहोगे कुछ नहीं भैया, a प्लस जो लिखा है 5021 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से अगर मैं आपसे बोलूं nth टर्म चाहिए तो क्या बता सकते हो आप, वो क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है हमारी nth टर्म ऑफ एपी।
यही है हमारी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, nth टर्म ऑफ एपी। क्लियर है? क्लियर है मेरी जान? क्लियर है मेरी जान? ये होती है हमारी nth टर्म ऑफ एपी। 2 में 2 माइनस वन, 3 में 3 माइनस 4 में 4 माइनस 5 में 5 माइनस 1, 6 में 6 माइनस 1, 10 में 10 माइनस 1, 1000 में 1000 माइनस 1, 5021 में 5021 माइनस 1, तो n में n माइनस 1। ये होती है हमारी nth टर्म ऑफ एपी। ये होती है हमारी nth टर्म ऑफ एपी। इसका भैया फायदा क्या है? इस nth टर्म का फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इस फॉर्मूला से आप एपी की कोई भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कोई भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये फायदा है हमारे nth टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूले। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ना चाहते हुए भी पूरी एपी में लगने वाला फॉर्मूला, ना चाहते हुए भी हमारे पूरी एपी में लगने वाला फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या मेरी बात क्लियर हुई? इसे कहते हैं अपन nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, क्लियर है? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बस जो भी टर्म चाहिए उसका a दे दो और हमें d दे दो। अगर हमारे पास a और d होगा तो हम जो आप कहोगे वो टर्म निकाल देंगे। अगर आपके पास a और d है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम। पहली टर्म है 100, कॉमन डिफरेंस है 2। अब मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला 1001वीं टर्म बताओ, उसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा 2001वीं टर्म बताओ क्या होगी। क्या आप बता सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं, ए और डी की नीड थी, मिल गई। फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन डी। हमें क्या चाहिए? a 1001, तो n की जगह 1001 लिख दो बस। तो n की जगह 1001, तो a प्लस 1001 माइनस वन इंटू डी। a की वैल्यू क्या दी है आपको? 100 दी है। 1001 मतलब 1001 माइनस वन इज 1000 इंटू डी की वैल्यू क्या दी है हमें? 2 दी है। a प्लस 1000 इंटू डी इज 2, तो ये बन गया 100 प्लस 2000, तो 100 प्लस 2000 इज 2100। 100 प्लस 2000 क्या होते हैं? 100 प्लस 2000 मतलब 2100। ये हमारा आंसर होगा। आपका है 2001वीं टर्म बताओ क्या होगी। 2001वीं टर्म बताओ क्या होगी। निकालो। हो गई? आगे आंसर। तो हमें जो भी टर्म चाहिए हम मात्र इस फॉर्मूले पे लगा के निकाल सकते हैं। हमें चाहिए a 2001, तो वो होगा a प्लस 2001 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू हमारी 100 प्लस 2001 माइनस वन इज 2000 इंटू डी इज 2, तो 100 प्लस 4000 इट इज योर आंसर, दैट इज 4100 इज योर आंसर।
तो 2001वीं टर्म जो है वो 4100 के बराबर है। ये होता है हमारा nth टर्म ऑफ एपी का फायदा। जो मन चाहे वो टर्म निकाल लो, जो मन चाहे वो टर्म निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटरमाइन द एपी, एपी मतलब वो सीक्वेंस जो है वो बताओ। हुज फोर्थ टर्म इज 18, जो चौथी टर्म है, जो हमारी चौथी टर्म है A4 है, उसकी वैल्यू हमें 18 दी है, ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ 9th फ्रॉम द 15th टर्म इज 30। क्या बोला है क्वेश्चन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A4 हमें दिया है 8, A4 मतलब A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें 18 दी है। A4 मतलब 4 माइनस 1 डी, तो A प्लस 3D की वैल्यू हमें 18 दी है, ठीक है। A प्लस 3D की वैल्यू हमें 18 दी है। अगली लाइन क्या बोलती है? डिफरेंस ऑफ 9th फ्रॉम 15th। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस से देखें तो 15वीं में से 9th अगर मैं माइनस करूं तो ये डिफरेंस हमें दिया हुआ है 30। 15वीं मतलब A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, ये 15वीं होगी, माइनस 9th क्या होगी? 9th होगी A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गई 30 के बराबर। तो A प्लस 14D में से माइनस हम कर दें A प्लस 8D, तो इसकी वैल्यू आ गई 30। यही गिवन है। डिफरेंस जो है वो हमें दे रखा है 30, तो हमने बस खोल दिया। an का फॉर्मूला पता है तो जो करते रहो। अब A प्लस 14D माइनस A माइनस 8D, इसकी वैल्यू 30 है, A से A गया। 14 माइनस 8 इज 6D बराबर 30, तो D की वैल्यू आ गई 30/6, दैट इज इक्वल टू 5। D की वैल्यू 5 आ गई, इसको यहां पुट कर दो। तो A प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 18, तो A प्लस 15 इक्वल टू 18, तो A की वैल्यू आ गई 18 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू 3, तो A की वैल्यू आ गई 3। A पता चल गया, D पता चल गया, तो AP नहीं बता सकते क्या? A पता चल गया, D पता चल गया, तो AP नहीं बता सकते क्या? क्या होगी? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये होगा A हो गया हमारा 3, A प्लस D मतलब 3 प्लस 5, A प्लस 2D मतलब 3 प्लस 2 इंटू 5, A प्लस 3D मतलब 3 प्लस 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। ये हो गया 3 प्लस 5 इज 8, 3 प्लस 5 to 10 प्लस 3 13, 5 या 15 प्लस 3 इज 18 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी एपी। क्लियर है जी? क्लियर है जी? भैया एक बार और बता दो, देखो मेरी जान ध्यान से वापस से। फोर्थ टर्म 18 दी थी, फोर्थ टर्म 18 दी थी, लिख दिया, ये आ गई एक इक्वेशन। डिफरेंस ऑफ 15th फ्रॉम 9th 30 दिया था। फ्रॉम मतलब पहले 15 आएगा, तो पहले 15 बाद में 9, 15 में से 9 घटाया, फ्रॉम मतलब में से, तो 15 में से 9 घटाया 30 दिया है। तो A प्लस 15 माइनस 1D, A9 ये। इसको सॉल्व करा, मैथमेटिक्स लगाई, तो हमारा पूरी इक्वेशन बनी, उससे D आ गया। D को हमने इसमें रखा, A आ गया, तो हमारे पास A और D आ गया। A और D आ गया, तो बल्ले बल्ले A और D आ गया। पूरी की पूरी सीक्वेंस कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, जनरल फॉर्म में लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये फायदा होता है हमारा nth टर्म ऑफ एपी का। जो टर्म कहोगे वो निकाल देंगे। 15वीं होगी 15 माइनस 1, 9वीं होगी 9 माइनस 1, चौथी होगी 4 माइनस 1। बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रू है? लल्लू प्रॉब्लम है भैया? लल्लू प्रॉब्लम है भैया? शाबाश। चलिए 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 अगले में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चल रहा है, बोल रहा है जनरल फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय an बराबर -4n प्लस 15। यह हमें दे रखा है, हमसे पूछा है क्या ये एपी है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बोल रहा है क्या ये एपी है या नहीं है। तो a प्लस n माइनस 1d में उन्होंने कुछ कुछ लगाया होगा और जनरल फॉर्म ऑफ ये बन गई। ये पूछ रहे हैं क्या ये एपी है या नहीं। क्या ये एपी है या नहीं? एपी है या नहीं कैसे चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस है, तो हमें पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म पता चल जाए, अगला माइनस पिछला करके कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। पहली टर्म कैसे पता चलेगी? A1 कैसे पता चलेगा?
A2 कैसे पता चलेगा, A3 कैसे पता चलेगा? भाई जनरल फॉर्म पता है, 1 चाहिए तो n की जगह 1, 2 चाहिए तो n की जगह 2, 3 चाहिए तो n की जगह 3। तो A1 होगा -4 इंटू 1 प्लस 15, तो 15 माइनस 4 इज 11, ये पहली टर्म। -4 इंटू 2 प्लस 15, तो 15 माइनस 8, 15 में से 8 गए तो 7, ये हो गई दूसरी टर्म। -4 इंटू 3 प्लस 15, तो ये हो गया अपना 15 में से 4 3 12 गए तो बचे 3, ये हो गई थर्ड टर्म। तो एक तरह से हमारी जो सीक्वेंस बन रही है हो रही है 11 7 3 एंड सो ऑन, ये हमारी सीक्वेंस बन रही है। तो जब भी हमें, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हमें जनरल फॉर्म दे रखी है तो n की जगह जो रखोगे वो मिल जाएगा। n की जगह 1 रखोगे तो पहली टर्म, n की जगह 2 रखोगे तो दूसरी टर्म, n की जगह 3 रखोगे तो तीसरी टर्म। क्लियर है? क्लियर है? तो ये होता है हमारा सीक्वेंस, इस तरह से पता चलेगी, जो भी रखोगे n की जगह वो वाली टर्म पता चल जाएगी। अब बताना ये AP है या नहीं, तो क्या करेंगे हम, अगला माइनस पिछला, मान लो ये A1 है, ये मान लो A2 है, ये मान लो A3 है, तो A2 माइनस A1 चेक करें तो हो गया 7 माइनस 11, 7 माइनस 11 माइनस 4। A3 माइनस A2 अगर हम करें तो आ रहा है 3 माइनस 7, 7 में से 3 गए, ये भी बटे -4। तो हम देख रहे हैं अगला माइनस पिछला क्या है, बराबर है। तो बोथ ऑल कॉमन डिफरेंस आर सेम, ऑल कॉमन डिफरेंस आर सेम, therefore yes it's an AP, yes it's an AP। हाँ जी ये एक AP है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ये AP है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये हमारी एक AP है। अब अगला पूछ रहा है, अगर AP है जी, इफ सो देन फाइंड द 15 टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, यही तो कॉमन डिफरेंस है, ये तो हमने निकाल लिया। 15 टर्म चाहिए, मतलब A15 चाहिए। कोई बता सकता है A15 कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है A15 कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है A15 कैसे निकालेंगे? बताओ फिर, बताओ फिर। कैसे करेंगे? वैल्यू पुट करके, सिंपल। या तो इसी में 15 रख दो या फिर फॉर्मूला लगा लो, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 14D। A की वैल्यू पहली टर्म है 11, 14 इंटू डी क्या है -4, तो A प्लस 14 इंटू -4, कर लो इसको सॉल्व। 14 की टेबल आती है नहीं आती है? 14 की टेबल आती है नहीं आती? ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, जो रखोगे वो मिलता जाएगा आंसर। वापस से एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है nth टर्म ऑफ AP, कोई nth टर्म जो दे रखी है हमें वो 6n प्लस 2 माला है। हमसे बोला है कॉमन डिफरेंस निकालो, जल्दी निकालो जल्दी जल्दी, ये तो तुम कर लोगे, अभी करवाया ऐसा क्वेश्चन, अभी करवाया है। ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पीसी में आ जाओ, जल्दी करो जल्दी, 2 मिनट का टाइम, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी कर लो। अरे छुट्टी, तुम्हारी तुम्हारी कितने बजे क्लास शुरू हुई? अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, 9:10 या 15 मिनट पे तो तुम्हारी क्लास शुरू हुई, अभी तो 10 ही बजे हैं।
2 मिनट तो बहुत ज्यादा दे दिया यार, 2 मिनट कोई होते हैं, 1 मिनट ही बहुत है, 1 मिनट ही बहुत है, 1 मिनट ही बहुत है। देखो nth टर्म दे रखे, कॉमन डिफरेंस के लिए अगला माइनस पिछला करना है, तो a1 निकाल लो, 6 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज 8। a2 निकाल लो, 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 दूनी 12 प्लस 2 इज 14। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगला माइनस पिछला, मतलब 14 माइनस 8, 14 में से 8 गए तो 6, ये हमारा आंसर है। इसमें भी इतना टाइम लगा रहे थे, इसमें भी इतना टाइम लगा रहे थे, इसमें भी इतना टाइम लगा रहे थे। यहाँ पे ये क्या है, ये तो लल्लू सवाल है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आज बहुत क्वेश्चन है, आज मजा आएगा, आज मजा आएगा। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। कुछ नहीं है, pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देन द nth टर्म इज what। देखो pth टर्म जो है, pth टर्म हमें q दिया है, मतलब a p जो है वो q दिया है, मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये हमें q दिया है। और qth टर्म मतलब a q जो है ये हमें p दे रखा है, मतलब a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये हमें p दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके a और d की वैल्यू मिलेगी, nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करना, सॉल्व करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करना, सॉल्व करना, सॉल्व। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 124। एक सीक्वेंस हमें दिया, देखो 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन। हमसे पूछा है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी 124। सबसे पहला तो क्या ये एपी है, क्या ये एपी है, चेक करो ये एपी है। अगर एपी है तभी तो एपी के फॉर्मूले लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। तो चेकिंग एपी, एपी कैसे चेक करेंगे हम, चेकिंग एपी, एपी कैसे चेक करेंगे, अगला माइनस पिछला, तो 9 में से 4 गए बचे हमारे 5, बहुत बढ़िया। 14 में से 9 गए बचे हमारे 5, 19 में से 14 गए बचे हमारे 5, सारे कॉमन डिफरेंस बराबर है, ऑल कॉमन डिफरेंस सेम, तो यस इट्स एन एपी, यस इट्स एन एपी, मेरी तरफ से हाँ है। तो ये होता है हमारा एपी, ये क्या है, ये हमारी एक एपी है। हमसे पूछा है 124 जो है ये इसमें कौन सी टर्म होगी, जैसे ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी, कौन सी भी टर्म जो है वो 124, कौन सी भी टर्म जो है वो 124 होगी, ये हमसे पूछा है। कौन सी टर्म 124 होगी ये कैसे निकालेंगे, कौन सी टर्म 124 होगी ये कैसे निकालेंगे। जब भी एपी में, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जब भी कोई अननोन टर्म की बात हो, अननोन टर्म की बात हो, तो उसे हमेशा nth टर्म मान लेना, nth टर्म मान लेना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम की बात है। ये पूरा का पूरा आगे का चैप्टर इसी चीज पे चल रहा होगा कि जब भी कोई अननोन टर्म की बात करे, जब भी कोई अननोन टर्म की बात करे तो हम उसको nth टर्म मान लेंगे। जब भी कोई अननोन टर्म की बात होगी हम उसको nth टर्म मान लेंगे। हमसे पूछा है कौन सी टर्म 124 होगी, हमसे पूछा है कौन सी टर्म 124 होगी, तो मैं बोल दूंगा लेट nth टर्म इज 124। कौन सी टर्म 124 होगी, nth टर्म 124 होगी, मतलब जो an है वो 124 होगा। और an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d होता है, ये 124 होगा। a की वैल्यू क्या है 4 प्लस n माइनस 1, n ही तो निकालना है हमें, कौन सी टर्म, n ही तो निकालना है। d क्या है, 9 में से 4 गए 5, ये 124 है। ये 4 इधर गया तो 124 में से 4 गए 120 बचे, तो n माइनस 1 इंटू 5 ये 120, n माइनस 1 की वैल्यू होगी 120 बटे 5, तो n माइनस 1 की वैल्यू होगी 120 बटे 5, तो 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40 है ना, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये हमारा आ गया। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 24, तो n की वैल्यू आ गई 24 प्लस 1 इज 25, तो 25th टर्म जो होगी, 25th टर्म जो होगी दैट इज 124, 25th टर्म जो होगी वो 124 होगी। अरे क्या समझ पा रहे हो, क्या ये पल्ले पड़ रहा है, ये समझ पाते हो तुम हैं?
समझ पाते हो तुम ये सब कि जब भी कोई अननोन टर्म माननी है तो nth मान लेंगे, ये दिमाग में चलता है। अननोन टर्म माननी है तो nth मान लेंगे, समझ पाते हो तुम? है सही में समझ में आता है? बताओ बताओ, ये सब समझ पाते हो तुम? समझ पाते हो? आ जाता है दिमाग में कि अननोन टर्म माननी है तो nth मान लो, an 124 फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू आ गई आंसर। ये समझ पाते हो तुम? है मुझे तो नहीं समझ में आता। मुझे तो नहीं समझ में आता सही में। बड़े दिमाग वाले हो यार, बड़े दिमाग वाले हो, हैं बड़े दिमाग वाले हो, समझ पाते हो। बर्थडे है मेरा कल, हैप्पी बर्थडे जी शुभ गुप्ता। शुभ गुप्ता को शुभकामनाएं हैं उनके जन्मदिन की, शुभ शुभ शुभकामनाएं। समझ पा रहे हो? वाह यार। अच्छा अगर समझ पा रहे हो तो ये बताना इसमें क्या करेंगे। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी। एपी गिवन है तो चेक नहीं करेंगे। अगर बोल रखा है एपी है या नहीं है, हमेशा एपी चेक करना। जैसे पिछले में हमें बोला नहीं था एपी है, बोला नहीं था एपी है, तो एपी चेक करी, तो एपी चेक करना जरूरी है तभी फॉर्मूला लगाओगे। क्या बोला मैंने? एपी चेक है करना कि है या नहीं है, बहुत जरूरी है तभी फॉर्मूला लगाओगे। क्वेश्चन में नहीं गिवन था एपी है, सिर्फ सीक्वेंस लिखा है, सीक्वेंस का मतलब एपी का ही होता है, तो चेक करेंगे एपी है तभी फॉर्मूला लगाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी। एपी गिवन है तो चेक नहीं करना। एपी गिवन है हमें क्या, 3 6 3 6 9 12 एंड सो ऑन अप टू 111। तो हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स है? तो जब कुछ नहीं पता तो मान लेंगे लेट n टर्म्स है, तो मान लेंगे लेट n टर्म्स है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मान लो n है। क्या बोला मैंने? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मान लो n है, तो मान लिया हमने n टर्म्स है। भाई ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अगर टोटल n टर्म्स हैं तो ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, और ये कौन सी? यही तो nthवीं टर्म होगी, यही तो nthवीं टर्म। अगर टोटल n है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये nthवीं, तो an जो है वो 111 के बराबर। वापस से खोल दो, एक a प्लस n माइनस वन इंटू डी 111। a की वैल्यू 3 प्लस n की तो वैल्यू फाइंड करनी है, d 6 माइनस 3 इज 3 इक्वल टू 111। यहां से हम n निकाल लेंगे, यहां से हम n निकाल लेंगे। अरे समझ पा रहे हो? हैं समझ पा रहे हो तुम? ये सब समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? कुछ नहीं दे रखा तो n मान लेंगे, कुछ नहीं गिवन है तो n मान लिया जाएगा, कुछ नहीं गिवन है तो n मान लिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? 27 आ रहा है या 37 आ रहा है, जो भी आ रहा है, कुछ नहीं गिवन है तो n मान लिया जाएगा। सैंतीस आंसर होगा, n की वैल्यू 37, दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन कर लो, 37 आएगा आंसर। n की वैल्यू 37 है, दिस इज द आंसर। हमसे पूछा है इज 184 अ टर्म इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस मतलब चेक करेंगे एपी है या नहीं है, चेक करेंगे एपी है या नहीं है। तो चेकिंग एपी, पहले तो चेकिंग एपी करेंगे। एपी चेक कैसे करते हैं? अगला माइनस पिछला, 7 माइनस 3 आ गए 4, 11 माइनस 7 आ गया 4, ठीक है, तो सारे 4 आ रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस बराबर है। सही है, एपी है, यस एपी, मेरी तरफ से हाँ है। तो बोला जा रहा है ये एपी है, ये एपी है 3 7 11 एंड सो ऑन। और बोला जा रहा है क्या इसमें कोई ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू 184 होगी? क्या कोई टर्म है जिसकी वैल्यू 184 होगी? तो मान लेते हैं जो nth टर्म है वही 184 है। तो a प्लस n माइनस कुछ नहीं करना, बस nth टर्म मान लेनी, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू 3 प्लस
n माइनस वन इंटू एन ही तो फाइंड करना है हमें, कौन सी टर्म है, तो एन ही तो फाइंड करना है। डी की वैल्यू आ गई 4 बराबर 184, तो n माइनस वन इंटू 4 बराबर 184/3। ठीक है, 184/3 आ रहा है। 184 -3 कैसे हो गया, 184 में से 3 गए तो 181 ये आ रहा है। तो n माइनस वन की वैल्यू आ रही है 181/4। यहां से हम देख सकते हैं कि जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 181/4 प्लस 1। तो n की वैल्यू आ रही है 181 प्लस 4 मतलब हो गया 185/4। ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है। क्यों, ये बन रहा है 4 3 12, 4 4 16, तो 4 4 16 और 4 6 24 पॉइंट, 4 4 2 8 एंड सो ऑन। तो 46.2 कुछ कुछ बन रहा है। n की वैल्यू आ रही है 46.2 कुछ कुछ। n एक होल नंबर नहीं है, यहां पे हमें दिख रहा है n इज नॉट इक्वल टू अ होल नंबर। क्यों, क्यों मेरी जान, क्यों मेरी जान, होल नंबर बोल लो या नेचुरल नंबर बोल लो, नेचुरल नंबर बोल लो। तो मैंने क्या करा, ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, ध्यान से सुनो, यहां तक तो तुम समझ गए हो। कुछ नहीं, पता करना है क्या 184 टर्म है, तो मान लो nth ही 184 है, फिर हमने n की वैल्यू फाइंड करी, n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो हम बोल देंगे 184 टर्म नहीं है। पर ऐसा क्यों, पर ऐसा क्यों भैया, क्यों n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। n का मतलब क्या है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म से लेके nthवीं टर्म। तो क्या गिनती में कहीं पे भी ये बोलोगे कि 46.2th टर्म जो है वो ये है। भाई पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म होगी, तीसरी टर्म होगी, चौथी टर्म होगी, पांचवी टर्म होगी, छठी टर्म होगी। 46.2th टर्म डेसिमल वाली कौन सी टर्म होती है कि ये एक लाइन लगी हुई है, इसमें 46.2 नंबर पे कोई बच्चा खड़ा है, ऐसा कोई होगा, पहले पे कोई खड़ा है, दूसरे पे कोई खड़ा है, तीसरे पे कोई खड़ा है। नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। तो n अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो हम कहेंगे n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर 184 इज नॉट अ टर्म, इज नॉट अ टर्म इन दिस एपी। इस एपी में 184 कोई भी टर्म नहीं है। समझे, समझे, समझे। अरे समझे क्या, एक लिख रहा है ऐसा तो नहीं होता भाई, वाह यार। भैया आपने क्या खाया बता दो। मैंने खाया कुछ, कुछ तो था ये, शायद टिक्की छोले थे। समझ पाए क्या, और सम 1 घंटे में छुट्टी छुट्टी चिल्लाने लग जाते हैं एक तो। चैट क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि चैट मैंने बंद कर रखी है, तुम आपस में बातचीत करोगे। अर्नव आनंद बोल रहा है डे 120। अर्नव आनंद बोल रहा है डे 120 ऑफ आस्किंग शोभित भैया टू टेक माय नेम। 120 तो अभी तक क्लास ही नहीं हुई, तूने 120वीं बार बोल कैसे दिया है। तो हमें पता करना था क्या 184 एक टर्म है, सिंपल सा लॉजिक है। जब भी एपी का सवाल आएगा हम मान लेंगे nthवीं टर्म है। n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही थी, ऐसा नहीं बोल सकते कि 46.4th टर्म ये है, डेसिमल में कोई बोला जाता है, तो इसलिए ये कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरी जान।
विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें दिया है 53, 48, 43 एंड सो ऑन, और पूछा है कौन सी पहली नेगेटिव टर्म होगी। क्यों नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये कम होते जा रहा है ना, देखो 53 से 48, 43, 43, तो ये कम होते होते कभी नेगेटिव में भी जाएगा। तो विच टर्म की बात करिए, हम मान लेंगे लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। nth टर्म मान लेते हैं पहली नेगेटिव टर्म है, तो an जो है वो पहली नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, तो an जो है वो पहली नेगेटिव टर्म है। an मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये नेगेटिव टर्म है पहली, ये पहली नेगेटिव टर्म है। a की वैल्यू है 53 प्लस एन माइनस वन, एन ही तो फाइंड करना है। d की वैल्यू 48 में से 53 गए, ये हमारा d होगा, अगला माइनस पिछला, तो 48 में से 53 गए तो -5, ये हमारा d हो गया, तो इंटू -5 इट इज लेस देन जीरो आ गया। ठीक है, ठीक है। यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर हम देखें, इस 53 को इधर ले जाएं, इस 53 को या इस माइनस को यहीं ले जाएं, ये माइनस को यहां ले जाएं, तो 53 माइनस n माइनस वन इंटू 5, ये आ गया लेस देन जीरो, ये -5 बाहर ले लिया मैंने, ये हो गया। इस पूरे को उठा के इधर ले जाएं, इस पूरे को उठा के रहे हैं, तो 53 लेस देन n माइनस वन इंटू 5 ऐसे आ रहा है, तो ये बन रहा है 53/5 इज लेस देन n माइनस वन, ये +1 इधर कर लें, तो 53/5 +1 इज लेस देन n, तो इसको सही से लिख दें n लेस देन, तो बड़ा वाला साइन n की तरफ है ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे n ग्रेटर देन 53/5 +1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? छुट्टी दे दो, अरे दे देंगे यार, क्या करना छुट्टी तेरे को। तो हमने क्या माना, अभी मैं आगे करता हूं सॉल्व, वापस से एक बार रिकैप करवा। तो हमने मान लिया nth टर्म जो है वो पहली नेगेटिव टर्म है, तो an इज लेस देन जीरो, a प्लस एन माइनस वन डी, ये माइनस जो था मल्टीप्लीकेशन में था, इस माइनस को यहां ले गए, तो 53 माइनस, ये पूरा उठा के इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उठ के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, फिर 5 अपॉन ले गए, तो 53/5 लेस देन n माइनस वन, ये +1 इधर हो जाएगा, तो n इज ग्रेटर देन 53/5, यही तो लिखा है, बस ये ग्रेटर देन इसी तरफ है ना, तो बस इसको पलट के लिख दिया, लिखा वही है, बस पलट के लिख दिया, और करके लिख दिया, और करके लिख दिया, बड़ा वाला साइन, मुंह खुल रहा है n की तरफ, मुंह खुल रहा है n की तरफ, लिखा सही है। तो n इज ग्रेटर देन 53 + 5/5, तो n इज ग्रेटर देन 5, 6, 7, 8, 58/5, यहां तक ये बन रहा है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? तो यहां पे अगर हम देखें तो ये बन रहा है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 पॉइंट कुछ कुछ, तो n इज ग्रेटर देन 11 पॉइंट कुछ कुछ, तो 11 से जस्ट बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर है? 12, तो n की वैल्यू आ गई 12। ये बोल रहा है ना n जो है वो 11 पॉइंट कुछ कुछ से बड़ा है, तो 11 पॉइंट कुछ कुछ से बड़ा है, नेचुरल नंबर क्या है? n हमेशा नेचुरल नंबर रहता है, तो 11 पॉइंट कुछ कुछ से बड़ा जो है वो 12 है, तो n इज इक्वल टू 12। तो 12th टर्म जो है ये पहली नेगेटिव टर्म होगी, 12th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 12th टर्म जो है वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। 12th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। Twelfth term will be first negative term. Twelfth term will be first negative term. देखो ये क्वेश्चन इसलिए नहीं समझ में आया, तुम्हें लग रहा है भैया लेस देन जीरो, ये जो ये साइन होते हैं इसको कैसे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मानो जैसे इक्वल टू है, उस तरह से सॉल्व करो। ठीक है, लेस देन जीरो करा क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो होता है, सॉल्व करा, एन की वैल्यू आ रही है 11 पॉइंट कुछ कुछ, एन एक नेचुरल नंबर है, तो 11 पॉइंट कुछ कुछ से जस्ट बड़ा चाहिए, एन इज ग्रेटर देन 11 पॉइंट कुछ कुछ, तो 11 पॉइंट कुछ कुछ से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? 12, तो 12th टर्म जो है वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, 12th टर्म जो है वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ भैया,
दो तीन क्वेश्चंस और हैं, दो तीन क्वेश्चंस और हैं, पर मैं नहीं करवा रहा हूं। दो तीन क्वेश्चंस और हैं, बस इस वाले को होमवर्क करना, बाकी के दो मैं कल करवाऊंगा। ये तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। फाइंड द नंबर नेचुरल नंबर बिटवीन, नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं, ये वाला, यही वाला होमवर्क है बस। ये तो बहुत आसान लल्लू पल्लू प्रॉब्लम है, ये कर लेना। आगे के दो क्वेश्चंस कल करवाए जाएंगे, ठीक है मेरी जान। इन सारे क्वेश्चंस को मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुमने क्लास के बाद अटेम्प्ट नहीं करा, क्लास के बाद एक बार नहीं देखा कि भाई कैसे हुए हैं, क्या करा है हमने इस क्वेश्चन में, अगर नहीं करा तो मेरी जान बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, नहीं समझ में आता है, ठीक है। क्लास में ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें करवा दी, पर क्लास के बाद अगर हम खुद एक बार सॉल्व करते हैं ना, तो ऐसा लगता है था भी नहीं यार, क्या 6-7 क्वेश्चन ही तो करवाए थे क्लास में। क्लास के बीच में लगता है बहुत एग्जॉस्टिंग हो रहा है, और तुम तो एक क्लास ले रहे हो, हम दिन में कितनी कर रहे हैं। पॉइंट इज कि एक बार क्लास के बाद बस रिवाइज करना, ये विनती है तुमसे। प्लीज एक बार रफ कॉपी में एक एक क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करना। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं कल वाली क्लास में, मिलते हैं और जोश के साथ। कल एपी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो एक तरह से हमारे 4-5 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट होने पे हम आए हैं। इसी तरह से 45 दिन में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको जो सब्जेक्टिव पेपर दिया गया था, अगर आपका ब्रह्मास्त्र आ गया है तो उसमें कर लेना, नहीं आया तो किसी रफ कॉपी में कर लो। मत परेशान करो हमारी कॉलिंग टीम को मेरी जान, बैक एंड पे हम लगे हुए हैं, तुम्हारा वो डिलीवर करवाने। दिक्कत ये आ रही है, जो मैक्सिमम बच्चे जिनको नहीं पहुंचा है वो ऐसा है कि वो नॉन डिलीवरेबल